निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल 1 मिनट। लोक अभिलंब के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मैं सुश्री बांसुरी स्वराज, जो इनके इलाके का विषय है दिल्ली वाला, मैं बोल। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir. इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें 2 है।
मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। माननीय, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी इनसे जुड़ता हूं, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो, विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपिक्स गेम हो, चाहे एशियाड गेम्स हो। आप निरंतर आपकी बात कहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? खेल कूद, हाँ तो बात कहे ना, आप लंबा भाषण मत दें। नहीं जी, खेल कूद में निरंतर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं कि आज ग्रामीण अंचल में इस तरह से अभूतपूर्व सफलता के क्रम में गांव-गांव मिनी स्टेडियम का निर्माण तो कराया गया, ग्रामीण अंचल से छिपे हुए प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले तो इसके लिए उपकरण भी चाहिए, गांव-गांव के तरफ से रखना चाहता हूं कि गांव के खेल कूद के उपकरण में हम लोगों के सांसद निधि का आवंटन बलराम देने की अनुमति प्रदान करें, ताकि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं भी इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में साहब एक भद्राचलम बोल के पुण्य क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है देश में कहाँ भी नहीं है। वो क्षेत्र में हमारा तानिशाह बोल के जब थे तेलंगाना स्टेट में और आंध्रा में, जब उनको आके राम मंदिर के वास्ते बनाने के वास्ते उनको जेल में डाले, वो ऐसे पुण्य क्षेत्र है, बहुत सारे अच्छे पुण्य क्षेत्र में क्षेत्र है साहब। उस वास्ते मैं आपके सामने एक रखना चाह रहा हूँ, जो वो गोदावरी फ्लड आके अब बाइबरवेशन होने के बाद वो फ्लड आके वो पूरे भद्राचलम से 25 किलोमीटर्स पूरे गांवों आदिवासी लोग पूरे परेशान है साहब, और किसान और बच्चे पूरे परेशान है। जिस टाइम पे 3 दिन से बहुत परेशान है। जो हमारे स्टेट के रेवंत रेड्डी साहब ने है, सीएम साहब ने उन लोगों को मेडिसिन और उन लोग खाना पीने के लिए बहुत बंदोबस्त कर रहे हैं। उस वास्ते हम साहब बहुत इंटरेस्ट लगाना है, वो 25 किलोमीटर करकट्टा भी बनाना चाहिए साहब। आप लोग बहुत ध्यान लगाइए। अब अयोध्या के वास्ते 400 कितने हजारों करोड़ दिए, एक हमारे भद्राचलम के लिए थोड़ा बहुत 1-2-3 हजार करोड़ देने से हमारा सुरक्षित होगा वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है। कुमार जी, कौन है? डी रवि कुमार जी। माननीय सदस्य श्री हैवी ईडन जी।
Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter. But before that, ma'am, with your permission, I would like to say that it was quite an unfortunate incident which happened in the entrance coaching center in Delhi. The boy is from near to my constituency. There has been a strong protest from the part of the students. It was quite an unfortunate incident. The people who are involved in this particular incident, even if it is the NDMC or even if it is the management of the institute who ran this illegal building, they should be prosecuted according to the law of land. Culpable homicides should be charged on this particular issue, and strict action should be taken on this particular incident. No such incident should happen, sir, in the future. Ma'am, I am coming to my matter related to the CROR. It is regarding a very important issue related to the seafood export in this country. Ma'am, according to the Marine Products Export Development Authority, around 60,000 crore is the worth of the seafood which has been exported from India to the United States and to the different parts of the globe. This is one of the major industries which the government is also seriously looking upon. The United States is currently the largest market of the Indian seafood industry, with the shrimp being the most major component, primer export commodity. However, the Indian industry is facing a severe threat due to the restrictions imposed by the United States of America in 2019, citing the need of turtle excluder devices to protect the sea turtles. Furthermore, compliance with the US Marine Mammal Protection Act, MMPA, is also vital for maintaining our seafood exports. The MMPA prohibits the intentional killing of marine mammals in the commercial fisheries, and it is crucial for India adhere to these regulations to ensure continued access to the US market. Sir, conservation of mammals, marine mammals, is essential, not just for the environmental sustainability, but also for the economic well-being of the seafood industry. We understand that, and we are for it. But unfortunately, we are in a position where the seafood industry is going to be drastically affected. India has come up with various conservation protection laws of marine life and marine environment, even earlier than the United States of America. The survey conducted by the Fisheries Survey of India and the CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, submitted in 2024 stated that no marine mammals, no sea turtles are caught in the fishing nets, not just in Kerala and other parts of the country. Ma'am, this is going to drastically affect our seafood industry, so the government should intervene and proper action should be taken in this regard, ma'am. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदया। बिहार प्रदेश जो कि गंगा, गंडक, सोन जैसी अनेक जीवंत नदियों की प्रवाह स्थली है, इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा मानसून के 3 महीनों में होती है, जिसके दौरान नदियों का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है और बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिहार के 94,160 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में से 68,800 वर्ग किलोमीटर जो कुल भूमि की अनुमानित 73% है, बाढ़ की चपेट में रहता है महोदया। साथ ही भारत में बाढ़ से होने वाले नुकसान का लगभग 30 से 40% हिस्सा बिहार में आने वाली बाढ़ से होता है। भारत में कुल प्रभावित आबादी का 22% बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक 28 बाढ़ प्रभावित जिलों में गोपालगंज मेरा संसदीय क्षेत्र भारी बारिश है और इसका उल्लेखनीय उसमें बाढ़ की स्थिति भयावह हो जाती है और साथ साथ पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों में हर वर्ष चिंताजनक स्थिति बन जाती है और नदी का जलस्तर बढ़ने से फसल भी बर्बाद होते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। महोदय, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जल संसाधन जिससे अपना का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज और बिहार के अन्य जिलों के लिए यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गोपालगंज जिले में बोल्डर और पिचिंग कराकर उसके किनारे को मजबूत किया जाए ताकि बाढ़ से प्रभावित लोग बचे और हमारे क्षेत्र का विकास हो और रेवेन्यू की
क्षति नहीं हो और फसल बर्बाद नहीं हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर अमोल राम सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र शिरूर से जल और भू प्रदूषण के बारे में गंभीर मसले पे मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। संयोगवश मंत्री जी भी सदन में मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में महाराष्ट्र में रांजनगांव MIDC में स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर कंपनी है जो केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। हालांकि वास्तविकता में रांजनगांव MIDC ये नॉन केमिकल जोन है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी स्थित है जो केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रही है और इनकी इनएफिशिएंट वर्किंग की वजह से आसपास के 4 गांव अन्नापुर, निमगांव, भोगी, ढोक संघवी जैसे गांवों में तालाब और कुओं का पानी प्रदूषित हो चुका है। अगर प्राइवेट लैब में इन्वेस्टिगेशन कराए तो इस पानी में निकेल, कैडमियम और लेड जैसे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन ये तो अचरज की बात है कि जब MPC भी इसका परीक्षण करती है तो उनको क्लीन चिट मिलती है। इन प्रदूषित पानी की वजह से खेत जमीन बंजर होती जा रही है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों की ऑपरेशंस पे पाबंदी लगाई जाए, उनको उनके वर्किंग का मुआयना किया जाए और जिन गांवों के नुकसान हुए हैं उसके ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन और सॉइल क्वालिटी रिस्टोरेशन के लिए कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य सुश्री S ज्योतिमणि जी। Thank you, Honorable Chairman. Ma'am, we the people of Tamil Nadu strongly oppose the NEET. Now, there are other states which include BJP alliance states joined the fight against NEET. We strongly believe NEET is the test of social and financial capital, wherein the most privileged who can afford to spend exorbitant amounts on coaching institute will take the cake. But the worst today, it has become a test of who has the means to buy the question paper for 25 lakhs. I want to remind the House of the bright young girl, yes, Anita from Tamil Nadu, who died in 2017. Anita hailed from a small remote village. She was a very brilliant student and coming from a Dalit community who had secured 1,176 out of 1,200 marks in her board examinations. Anita did not have the capital to go to Premier Coaching Institute and so could not meet the cut-off need. Eventually, she committed suicide. But I refuse to call this as a suicide. What happened to Anita was an institutional murder. It was the result of a broken system that is designed to push the already marginalized further towards the margins. She is not the only one. At least 18 students have committed suicide due to NEET in my state. The last one, unfortunately, Badana Priya from Poigaipatti is from my constituency. Still, I remember the fateful night where I was lost of words when their parents were crying out of their heart. Tamil Nadu has historically stood against the concept of entrance examinations. Such exams contravene the principle of social justice as substantiated by the A.K. Rajan Committee report, which found that after NEET was introduced, fewer students from rural areas and those studying in Tamil medium schools secured admission to medical colleges in the state. Based on the report, the State Legislative Assembly based the Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Courses Act 2021. The Act would have empowered the state to allow for admission of students into medical colleges on the basis of their board examination scores. In this light, I urge the union government to scrap the NEET exam altogether and allow for state governments to develop an admission process based on the higher secondary scores and the interim to exempt states from NEET on their request. It is high time we remove the rot in our education system. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतारी जी। धन्यवाद मैम, आपने शून्यकाल में मेरे क्षेत्र की कुछ बात इस सदन में रखने की जो समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महाशया, मेरे क्षेत्र आसाम के कोकराझार है, क्योंकि ये पिछड़े एक क्षेत्र है और मैं जिस बात को यहाँ रखना चाहता हूँ, इस बात को सदन में कई बार आलोचना हो चुकी है कि फ्री कोविड में हमारे क्षेत्रों में जैसे कि श्रीरामपुर, गोसाईगांव, सौतारा, गुआबारी, सपोतग्राम, पोखीराग्राम, कोकराझार, सालाकाटी, बासुगांव, इन स्टेशनों में
ट्रेनें रखी जाती थी, लेकिन पोस्ट कोविड, अभी कोविड नहीं है, फिर भी इस ट्रेनों को अभी इस स्टेशनों में रखा नहीं जाता है, स्टॉपेज नहीं होती है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस स्टेशनों में फ्री कोविड में जिन जिन ट्रेनों को, जिन जिन रेलगाड़ियों को रखी जाती थी, इन ट्रेनों के फिर से रखा जाए, क्योंकि खासकर स्टूडेंट और पेशेंट्स उनको यातनाएं भुगतना पड़ती है। जैसे कि खासकर हमारे आसाम से ज़्यादातर चेन्नई में कैंसर पेशेंट्स लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ दूरनिवर्ती जो ट्रेनें हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, उसको रखी नहीं जाती है। तो आपके माध्यम से मैं विभागीय मंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इन ट्रेनों को फ्री कोविड में जिन जिन ट्रेनों को रखा जाती थी उनको फिर से यहाँ धन्यवाद सदस्य महोदय जी, धन्यवाद। और मैम थोड़े और कि जो मैंने ये स्टेशन के बारे में बोला है, इन स्टेशन आज से 40 साल पहले माननीय सदस्य विषय आ चुका है, समाप्त करें अपनी बात को। जो रिनोवेशन करना चाहिए। और एक बात है मैम कि मालीगांव डिवीज़न जो है इसको श्री रामपुर तक एक्सपांड किया जाए। धन्यवाद। तो मैं ये बात को माननीय सदस्य श्री कोडिकुल्लिन सुरेश जी। I am going to raise very important matter. This issue also raised in the previous Lok Sabha many occasions, honorable members. The government of India is turning a blind eye to the grievances of employees' provident fund, pensioners, and despite having the financial capacity to serve the rightful demands of the pensioners, the government is neglecting their demands. Government of India introduced the pension scheme EPS 95 in the year 1995 as a contributory pension scheme. All the members of the employees' family pension schemes are made part of the new EPS scheme. Madam Chairman, Madam Chairperson, it is pertinent to mention here that all the employees who come under the pension scheme were working in the public or private industry and manufacturing sector, contributing to the growth of the country. The sweat and toil of these pensioners have contributed to the growth of GDP of India and the national development of all their life. Madam, I would list out the major issues being faced by the members of pensioners, employees, provident fund scheme that are as follows. EPF pensioners are getting only a national amount as monthly pension, even though in the year 2014, Government of India raised the minimum monthly pension as ₹1,000. Employees Provident Fund organization unfortunately found many reasons to even decline the minimum pension amount that Government of India have assured. At present, there is a total of 76 lakhs pensioners all over the country under the EPS 95 pension scheme. Out of these 76 lakhs, around 23 lakhs pensioners are getting even less than 1,000 rupees. This is very unfortunate, ma'am. The meager pension is putting the poor pensioners to untold hardship. Madam, Honorable Devendra Yadav is here. He was a former Labour Minister. Sri Honorable Prime Minister MB was moved the. धन्यवाद माननीय सदस्य जी, धन्यवाद. धन्यवाद. I am going to conclude, ma'am. So I would like to request through you, the government, sir, the lakh and lakh of employees pensioners are facing serious problem for the family life. So I would like to urge upon the government to implement the Honorable Supreme Court's direction. Sir, I do associate. Sir, I do associate. आदरणीय सभापति महोदया, आपके ध्यान में संसदीय क्षेत्र धनबाद के महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित कराना चाहूँगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सर्वेक्षण चिड़ियाघर का स्थापित करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान आमाघाटा क्षेत्र में चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए सभी मापदंड पर उपयुक्त पाया गया है।
यह क्षेत्र जीटी रोड NH 19 के समीप होने के कारण पर्यटन के लिए चिड़ियाघर पहुंचने से सुगमता प्रदान करेगा। महोदया, धनबाद संसदीय क्षेत्र में कोयला राजधानी धनबाद के खनन गतिविधियों के कारण राज्य के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था व्यापक रूप से विकसित है। यह क्षेत्र एक घनी आबादी क्षेत्र है तथा साथ ही धनबाद संसदीय क्षेत्र कई सरकारी गैर सरकारी कंपनियों से कार्यरत है। इस कारण से देश के विभिन्न राज्यों से लोग धनबाद संसदीय क्षेत्र में रोजगार हेतु निवास करते हैं। महोदया, यह संसदीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ सीमा साझा करती है। चिड़ियाघर धनबाद संसदीय क्षेत्र में स्थापित होने के कारण झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा निवास के इस चिड़ियाघर के भवन का लाभ उठा सके। महोदया, धनबाद संसदीय क्षेत्र यह चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए स्थापित निवासियों के लिए, प्रवासी कामगारों के लिए, उन्होंने परिवारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और साथ साथ यह क्षेत्र पर्यटन के विकसित महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह भी कर चुके हैं व्यक्तिगत रूप से, और आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि संसदीय क्षेत्र धनबाद चिड़ियाघर खोलने जाने के अतिशीघ्र उचित किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी किया है। धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री के नवाज खनी जी। माननीय सदस्य श्री DM कथिर आनंद जी। Speakers, Madam, there are about 1 crore BD workers in the country, out of which almost 50 lakh are, more than 50% are women. In my Vellore parliamentary constituency, there are thousands of BD workers who demand increase in their wages and pension like those across the country. Post GST rollout in 2017, BD Workers Welfare Trust was established under the BD Cigar Workers Welfare Act 1976, but now it is not into existence. The proceeds of the fund were used to finance the BD workers' health, education, social security, etc. The government plans to build a database through eSharam portal to access the coverage of BD workers, non-coal mine and city workers who are in the informal sector. About 48 lakh BD workers have registered under this portal. The union government funding is inadequate and cannot safeguard the life of the BD workers in this country. The union government should explore alternate avenues like budgetary allocations, innovative funding mechanisms, and private-public partnership to strengthen and support of the workers, fostering long-term sustainability and resilience in the industry, increasing the wages of BD workers to all BD workers, and provisions of pension after 60 years should be made mandatory. The BD workers suffer a lot due to the constant exposure of tobacco dust. They experience a burning sensation in the throat, cough, asthma, bronchitis, etc. Even women are facing irregular menstrual periods too. Madam, therefore I urge the union government to allocate adequate budgetary allocation for the welfare of BD workers in the country and ensure appropriate wages as well as compulsory pension for all BD workers aged 60 and above across the country. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये विषय एक ऐसा विषय है महोदय जो देश भर को प्रभावित करता है और वो सांप काटने से संबंधित है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवेदन के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और एक तरफ जहां हम गरीबी की मार सहते हैं वहां प्रकृति की भी मार सहते हैं। बाढ़ और बारिश के कारण जो बिहार में त्रासदी है वो वार्षिक तौर से हम सब देखते हैं। हमारे माननीय सांसद सब जो बिहार से, संजय जायसवाल और जिस इलाके से आते हैं, सुन रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। शायद ये फिगर सबके जानकारी में नहीं है क्योंकि, और उसमें से लगभग 50,000 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। उसमें बिहार में 76% आबादी इससे पूरी तौर से प्रभावित है। सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भारत और दुनिया में यदि किसी प्रांत में है
तो वो बिहार में है, जहां 10,000 से अधिक लोग सांप काटने से मारे जाते हैं। और जिस नाग देवता की हम पूजा करते हैं, उनके विष से, करेत के विष से, रसल वाइपर और स्केल वाइपर 4 प्रकार के सांप हैं जो पूरे भारतवर्ष को, लोगों को काटने से तबाही होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे मौत ऐसी भी हैं जिसको हम रोक सकते हैं महोदया। और सबसे बड़ा विषय सांपों के व्यवहार में इसलिए आया है, जलवायु परिवर्तन मंत्री यहाँ बैठे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के कारण सांप के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, और सांप का औसतन जो उसके शरीर का तापमान वो 28 डिग्री होता है। अगर थोड़ा भी तापमान बढ़ता है तो ज़मीन से बाहर निकल करके लोगों पर प्रहार करता है, और अगर तापमान कम भी होता है तो उसका प्रहार गरीबों पर होता है। और मरने वाले में सबसे अधिक गरीब होते हैं कि उनकी क्षमता होती नहीं है कि वो दवाई दिला सके और उसके बचत कर सकते हैं। जो भारत में 366 स्पेसीज सांप है, उसमें 66 है, लेकिन मूलतः ये 4 विषैले सांप हैं। लेकिन जो चिंता का विषय मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, और मैं दक्षिण के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और तमिलनाडु के विशेष लोगों से, कि एक इरुला समाज है जो दक्षिण में सांपों को पकड़ करके जंगलों से ला करके एंटी स्नेक वेनम बनाता है, और 80% जो भारतवर्ष में जो सांप काटने की दवाई दी जाती है वो इसी संस्था, ये ट्राइबल सोसाइटी है जो पकड़ करके सांप का विष निकाल के किया। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उस समाज का, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पूरे भारतवर्ष में एंटी स्नेक वेनम के लिए लेकिन महोदय, इसमें विषय जो उभर करके आ रहा है कि ये सभी विषय जो विष निकाल करके बस समाप्त कर दे, ये दुनिया, भारत के लिए सभी सांसदों के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। महोदय, इससे बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है, मैं 10-15 सेकंड और मांग रखिए। लेकिन हर क्षेत्र का जेनेटिक्स अलग है, जिसके कारण ये वेनम प्रभावशाली नहीं होता है। और संकट ये है कि सांप के सुरक्षा की जिम्मेवारी मान्यवर भूपेंद्र यादव जी के पास है, और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हो जाती है माननीय नड्डा जी के पास। लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसके प्रचार प्रसार और इसके प्रिवेंशन के बारे में कौन सा मंत्रालय है, ये हम सब लोग धन्यवाद माननीय सदस्य जी। सांप से बचाव के लिए, प्रसारण के लिए कौन सा मंत्रालय है जो हमें सुरक्षित कर सकता है। आपके माध्यम से ये मैं मांग करूंगा सरकार से कि ये अपने आप में एक बड़ा समस्या उभर के आ रहा है, जिस पर सरकार का मैं आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी। माइक। पूरे प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे युवा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। बुनियादी और उच्च शिक्षा चाहने वाले बच्चों को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र की कॉलेज की एफिलिएशन कभी गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ होती है तो कभी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ। इस साल की बात करना चाहता हूं, हमारी कॉलेजों का एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से सालों से रहा, मगर अब जब एडमिशन शुरू हुआ तब पता चला कि उनका एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से हटाकर गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया गया। बच्चे कंफ्यूज है, करें तो क्या करें। मैं अपनी बेटी की बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने 1 से 10 की पढ़ाई गुजरात बोर्ड से की, 11वीं और 12वीं CBSE से की, और ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया, और अब उनको महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के साथ लॉ करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज ना हो तो क्या हो। आज हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज चला रहे हैं, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज सहित IIIT की कॉलेज भी हमारे प्रदेश में सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पर दुख होता है कि ये सब कॉलेजों का एफिलिएशन अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ होता है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के छात्रों के हित के लिए बुनियादी और सुलभ शिक्षा प्रदान कराने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र दमन में एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के बच्चों के साथ धन्यवाद न्याय हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार उर्फ विजय जी। Thank you, Honorable Speaker. Today I stand before you to address a
pressing issue that profoundly impacts the lives of our nation's most vulnerable citizens. The recent reduction in the Prime Minister's National Relief Fund allocations for Member of Parliament recommendations and the limitations of the Ayushman Bharat scheme. The PNRF has been an indispensable resource for addressing urgent medical needs and providing critical assistance in emergencies. This fund has historically played a crucial role in saving lives by enabling timely intervention for those in dire circumstances. However, the recent reduction in the number of MP recommendations that can be made per year has significantly undermined this vital role. Additionally, while the Ayushman Bharat scheme, often referred to as Ayushman Card, has been a laudable initiative aimed at providing health insurance coverage to the underprivileged, has its own limitations. Such limitations are unacceptable when it comes to the healthcare needs of our poorest citizens, whose very survival often depends on comprehensive financial support. I urge the Prime Minister to take immediate actions to increase the quota for MPs' recommendations to at least 150 per year. This increase will provide MPs with the ability to more effectively address the urgent needs of their constituents and ensure timely medical interventions for those in disparate situations, and also ensure full coverage under Ayushman Bharat. The Ayushman Bharat scheme should be reevaluated to eliminate restrictions on coverage and ensure that all the necessary medical expenses are fully covered. Esteemed colleagues, our duty is to ensure that every citizen, especially the most vulnerable, has access to the care and support they need to thrive. By addressing this issue with both the PNRF and the Ayushman Bharat scheme, we can make a significant difference in the lives of those who rely on these critical resources. Let us work together to restore the full potential of PMNRF and to ensure the Ayushman Bharat scheme so that it meets the immediate and comprehensive needs of all the individuals in our society. Thank you so much. माननीय सदस्य श्रीमती ज्योत्सना चरण दास जी। धन्यवाद सभापति महोदया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाला कोरबा छत्तीसगढ़ रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देता आया है और दे रहा है, लेकिन यात्री सुविधाओं के मामले में कोरबा संसदीय क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है। कोरबा से चलने वाली ट्रेन की लेट लतीफ़ी और ट्रेन के रद्द होने से यहाँ के यात्री बेहद परेशान हैं। कोरबा से लंबी दूरी की यात्री ट्रेन को चलाने के लिए माननीय रेल मंत्री जी को मैंने कई बार पत्र लिखा और आपके माध्यम से मैं और उनके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। इसके बावजूद कोरबा यात्री सुविधाओं को लेकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और कोरबा रेलवे स्टेशन का उन्नयन में प्रगति लाने के साथ साथ कोरबा पश्चिम क्षेत्र को जोड़ने वाली गेवरा रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेन व सुविधा शून्य के समान है। तो मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोरबा गेवरा रोड यात्री ट्रेन पुनः परिचालित की जाए, कोरबा स्टेशन में पिट लाइन चालू किया जाए। नई ट्रेन जो मैं आपको बता रही हूँ, बीकानेर, कोरबा बीकानेर, खाटू श्याम जी एक्सप्रेस वाया चूरू, फतेहपुर, शेखावटी, रीगस, जयपुर, कोटा कटनी और बिलासपुर पर ठोस कार्रवाई करें। कोरबा राउरकेला कोरबा इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया चांपा बाईपास कोरबा से रायगढ़ रूट पर ट्रेन चलाई जाए। तिरुपति बिलासपुर तिरुपति को विस्तार कोरबा तक किया जाए क्योंकि यह बिलासपुर में 32 घंटे तक रुकी रहती है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को गेवरा कोरबा तक विस्तार किया जाए। कोरबा संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों में सुविधा बढ़ाने के लेकर बार बार अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरबा संसदीय क्षेत्र का दूसरा हिस्सा एमसीबी जिले में भी यात्री सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपे गए हैं जो प्रमुख हैं। अंबिकापुर से दिल्ली तक सप्ताह में 1 दिन ट्रेन चलाई जाती है जिसे कम से कम 2 या 3 दिन चलाया जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। 15 सेकेंड और रायपुर अंबिका ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ाने के लिए साथ साथ इस ट्रेन के रात्रि के साथ साथ सुबह भी चलाई जाए, ये वहाँ की जनता की मांग है। अंबिकापुर दुर्ग यात्री ट्रेन को नागपुर तक चलाए जाने की मांग है जो नितांत आवश्यक है। बहुरी ढाड़ जंक्शन से अंबिकापुर तक डबल लाइन का कार्य स्वीकृति प्रदान की जाए जो बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री अप्पल नायडू कलिशेट्टी जी। భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రధాన భూమిక వహించిన పార్లమెంట్ భవనంలో వచ్చి మాట్లాడినందుకు అవకాశం కల్పించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మా నాయకులు లోకేష్ గారికి ప్రజాస్వామ్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, విజయనగరం పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్న మా రాజాం పట్టణానికి ఎప్పటి నుంచి 25 ఏళ్ళ నుంచి ఒక ప్రతిపాదన ఉంది, రైల్వే లైన్. ఆ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు చేయమని మీ ద్వారా మంత్రి వారికి కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల
ఒరిస్సా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయాణికులకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే గిరిజనులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కనుక దయచేసి ఈ ప్రతిపాదనని అమలు చేయాలని మీ ద్వారా తెలియజేసుకున్నాం అధ్యక్ష. అలాగే ఈరోజు మా పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్న రైల్వే సమస్యల మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి గతంలో కూడా ఉత్తరాలు మేము పంపించాం, దాన్ని సహకరించమని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే పాత్రికా మిత్రులకు కూడా రైల్వే పాస్లను కూడా అమలు చేయాలని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। शुक्रिया महोदया। मैडम, मैं इस सदन के और WCD मिनिस्ट्री के ध्यान में लाना चाहूँगी जो बहुत बड़ी एक करप्शन हो रही है पंजाब के ICDS प्रोग्राम में, जहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो आंगनवाड़ियों में दिया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को और 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को, ये 150 करोड़ का बजट जो सेंटर में दिया, फेक बेनिफिशरीज दिखा के उसको 300 करोड़ का बजट करके जो खाना है वो ICDS रूल्स के हिसाब से प्राइवेट आधारों को नहीं दिया जा सकता, और ये स्टेट ओन्ड बॉडीज मार्कफेड और वेरका बनाते थे, लेकिन सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा के प्राइवेट आधारों को ये 300 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है उनको दे दिया गया है, जहां सब स्टैंडर्ड खाना और बच्चों के और मदर्स के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है। वो टोटल फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स हो रहा है। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिख के भी दिया है। आज मैं डिमांड करती हूँ कि एक CBI की इंक्वायरी किया जाए, ये नहीं कि जैसे केंद्र पैसे रोक दे, क्योंकि गरीब बच्चियों और मावों का क्या इसमें दोष है जो सरकार घपला कर रही है। और आपको हैरानी होगी कि 28 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो महज 4500 रुपये महीने में काम करती हैं, उनके हेल्पर्स को 2200 रुपये महीना मिलता है जो मिनिमम वेजेस से भी कम है। इनको रेगुलराइज जहां सरकार को करना चाहिए वो तो क्या किया, लेकिन उनके जो ऑल इंडिया आंगनवाड़ी की जो प्रधान है, जब ये गंदे खराब खाने के पॉइजनस खाने के ऊपर जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उनको डिसमिस कर दिया। जो सरकारी अफसर है CDPO उसको सस्पेंड कर दिया है, और शरेआम लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो रूल्स के अगेंस्ट खास लोगों को दिया जा रहा है किकबैक्स करने के लिए, करप्शन करने के लिए, मैं डिमांड करती हूं कि इसकी CBI इंक्वायरी करके सरकार और मंत्रियों को उनको पीनलाइज किया जाए, ना कि लोगों का खाना और उनका जो स्कीम का जो पैसा है वो ना रोक दिया जाए, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन में भी किया है, RDF में भी किया है, शिक्षा में भी किया है कि लोग सफर करें पंजाब के, क्योंकि सरकार घपले कर रही है। ये घपलों की सरकार है, आम आदमी सरकार, सारा देश जानता है। माननीय सदस्य श्री कौशलेंद्र कुमार जी। कौशलेंद्र कुमार जी। मैडम, मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अंडरपास के मामला मैं पिछले लोकसभा में कई बार उठाया था, और यह अंडरपास का जो मामला है मैडम पूरे देश का मामला है। माननीय उस समय लोकसभा अध्यक्ष जी भी ने कहा था क्वेश्चन में कि यह देश का मामला, इसको देखना चाहिए। तो मैं माननीय रेल मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ अपने संसदीय क्षेत्र की ओर कि इस्लामपुर से नटेसर रेलवे लाइन है, खुदागंज रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो अंडरपास बने हैं मैडम, अभी हाल में मैं गया था तो लगभग 6 फीट पानी वहाँ पर जमा है। और वह जो सड़क है 35 किलोमीटर लंबी सड़क है, NH सिलाव से लगातार मीना बाजार होते हुए खुदागंज पहुंचती है, वहां पर काफ़ी दिक्कत होता है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जितने भी अंडरपास बने हैं उस अंडरपास के ऊपर फाटक का निर्माण कराया जाए, जिससे आम लोगों को आवागमन की सुविधा हो। या लगातार जो समस्याएं हैं सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं, एक ही ट्रैक पर अभी लगातार देख रहे हैं, खोरमपुर है, अंगारी धाम है, हमारे ही क्षेत्र में मैडम कई जगहों पर पानी जमा है। धन्यवाद माननीय सदस्य जी, धन्यवाद। इसलिए सदन से मैं मांग रखता हूं कि जितने भी अंडरपास बने हैं उस पर फाटक का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उत्कर्ष वर्मा जी। आपने मुझे मेरे क्षेत्र की बात की समस्या पर बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी लोकसभा क्षेत्र खीरी की 5 विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक
पलिया, निहासन, रमियाबेड़, फूलबेड़ और नकहा पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त हैं। नेपाल से आने वाली नदियां मुहाना, सुहेली, शारदा और घाघरा में अनियंत्रित पानी छोड़े जाने की वजह से सैकड़ों गांव नदी से कट गए हैं और कटने की कगार पे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। लाखों हेक्टेयर किसानों की ज़मीनें और फसलें पूरी तरह से नदी में समा गई हैं और बर्बाद हो गई हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए, अथवा जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनका कर्जा पूर्ण रूप से माफ़ किया जाए तथा राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित गाँव में बांटी जाए और बेघर लोगों को घर दिए जाएं, उनको बसाया जाए। फिर से अवैध खनन की वजह से खनन माफियाओं द्वारा नदी की धारा बदलने का काम हुआ, जिससे पलिया शहर और सैकड़ों गांवों पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। तत्काल धारा को रोका जाए और खनन माफियाओं पर सख्त धन्यवाद माननीय सदस्य जी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं लगातार पार्लियामेंट में संथाल परगना के आदिवासियों की समस्या के बारे में बोलता रहा और ये पूरे सदन को सोचने का सवाल है सभापति महोदया कि जिस आदिवासी का पॉपुलेशन 1951 में संथाल परगना में 48% हुआ करता था, 2000 में वो 36% था, आज 26%। मैं उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता, जो बोलना है बोल दिया। वहाँ के आदिवासी लड़के परसों पाकुड़ में एक आंदोलन करना चाह रहे थे, जन आक्रोश रैली था, क्योंकि उनकी जो आदिवासी की सीट है वो बांग्लादेशी जो है लेके जा रहे हैं। मैंने बांग्लादेशी बोलने में भी समस्या है, मैंने मुसलमान हिंदू तो नहीं बोला, ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। और यहाँ ओवैसी साहब से लेके सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं, उनको सोचने का सवाल है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी लेके जाएंगे। मैं ये केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़के आंदोलन करना चाह रहे थे और उन लड़कों के हॉस्टल के अंदर पाकुड़ में परसों 27 तारीख को पुलिस ने घुसकर बर्बरतापूर्ण तरीके से उन आदिवासी लड़कों को पीटा। 2 लड़के मरणासन्न हैं, शायद उनकी मौत हो जाएगी। 11 आदमी ऐसे हैं जिनको कि बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है और शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इसको संज्ञान लिया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह है कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाई। माननीय सदस्य श्री राहुल कसवा जी। धन्यवाद अध्यक्ष मैम। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। 16वीं लोकसभा के अंदर भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू करी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। काफ़ी सांसद साथी जो पहले के हैं इस बात को समझे भी गए। इस आदर्श ग्राम योजना के अंदर एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया गाइडलाइंस के मार्फत, जिस गाइडलाइंस में 2 वर्टिकल दिए गए थे कि गांव में डेवलपमेंट कैसे कराया जाएगा। गांव से निकलने वाली हर रोड डामर की होनी चाहिए, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए हों, कम्युनिटी सेंटर्स हों। एक प्रॉपर विलेज डेवलपमेंट प्लान की बुकलेट थी मैम, उसी के अकॉर्डिंग एक VDP बनाई गई जिसका नाम था विलेज डेवलपमेंट प्लान। उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना था। एक पंचायत का जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बना वो 20 से 22 करोड़ रुपये से ऊपर का बना और इस योजना को जब लागू किया गया तो लोगों में बड़ी खुशी का माहौल था कि इस बहुत अच्छा एक प्रोग्राम निकल के आया है और इस प्रोग्राम से गांव में विकास पहुंचेगा। धन्यवाद माननीय मैम 1 मिनट भी नहीं हुआ मैम। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ ज्यादा भूमिका न बांधे। मैम बिना भूमिका के मैम को सुन नहीं रहा मैम, प्रॉब्लम ये आ रही है। भूमिका बंद थोड़ी जरूरी इस बात के लिए मैम कि ये विलेज डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद में आज भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए फंडिंग का प्रावधान नहीं किया गया। 2024-25 के इस बजट सेशन के अंदर भी कोई भी प्रावधान नहीं। मैम एक सेकंड लास्ट बात कहना चाहता हूँ मैम। अगर आज की तारीख के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, 350 करोड़ रुपए की राशि मिलती है मनरेगा के अंदर और हम एक पंचायत में
1.25 से 1.5 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। अगर इस विलेज डेवलपमेंट प्लान को देखेंगे तो 25 करोड़ रुपये की लागत 25 साल में काम पूरा होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सांसद आदर्श ग्राम को डेवलप करना है तो इसके लिए डिफरेंट बजट का प्रावधान रखा जाए और पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट के प्रावधान करें, तभी गाँव विकसित हो पाएंगे। मोहम्मद जावेद जी। मैम, हर साल बिहार में, नॉर्थ बिहार में, खास करके सीमांचल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में बाढ़ होती है मैम, और बाढ़ के अलावा कटाव होती है जिसमें हजारों घर, हजारों सैकड़ों गांव कट जाती है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको सालाना 25,000 करोड़ दिया जाए ताकि नदी के दोनों किनारे कंक्रीट वॉल बने, बोल्डर पिचिंग बने, महानंदा बेसिन को जल्द से जल्द चालू किया जाए और जो लेक सिचुएशन हो जाती है इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद। और मैम लास्ट, मेची को जोड़ा जा रहा है कोसी का पानी लाके, अगर वैसा हुआ तो ऑलरेडी जो लेक है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी गुजारिश है कि अगर इंटरलिंकिंग करनी है तो नॉर्थ बिहार का पानी को साउथ बिहार दिया जाए और इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली रद्द किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदया। यह एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों मेरे साथ सहमत होंगे। यह हमारे किसानों को लेकर है, उनके लिए खाद को लेकर है जिससे मूल्य सस्ता होगा, रोजगार का सृजन होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और विदेशी मुद्रा भी इसमें कमा सकते हैं। मेरा प्रश्न शुरू होता है मनसुख मंडाविया जी, जो पहले मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स थे। उन्होंने 2024 में कहा था कि हमारे यहाँ उर्वरक की उत्पादन 80% है और 2025 में हम उसे 100% से ज़्यादा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले हमारा फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड था, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया किया गया। उसमें बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया जैसे 3 जगह थे। उसी में प्रयास किया सरकार ने और बरौनी में फर्टिलाइज़र प्लांट को शुरू किया गया। उसका बहुत फ़ायदा हुआ और उस फ़ायदे को देखते हुए जो माननीय मंत्री जी ने पिछली बार कहा था, मेरी मांग ये रहेगी कि यदि दुर्गापुर में फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हमारे हल्दिया में शुरू किया जाए तो न केवल हम अपने किसानों को, जो पूरब में केवल 5% फर्टिलाइज़र होता है, खाद होते हैं, वहाँ पर उनको मिल पाएगा, सस्ते दाम पर मिलेगा, और जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जिस पर हमको अधिक दाम देना पड़ रहा है, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। तो मेरा ये मांग रहेगा और मुझे संभवतः पूरा भरोसा है कि यह सदन का मुझे समर्थन और साथ में मिलेगा। माननीय सदस्य श्रीमती रुचि वीरा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति जी, मैं मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आई हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा रामगंगा नदी के आसपास बसा है। कई कॉलोनी जैसे कि चक्कर की मिलक, बंगला गांव, नवाबपुरा, लालबाग, बरवलान, वारसी नगर, परंपरा आदि कई लाख की आबादी निवास करती है। ज़मीनें बेनामाशुदा हैं, नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। मूलभूत सरकारी सुविधाओं से आच्छादित हैं जैसे कि सड़क, पानी, लाइट, स्कूल, सरकारी भवन और यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी। हाउस टैक्स, बिजली का बिल भी भरते हैं। नगर निगम के मतदाता भी हैं और पार्षद भी वहाँ से चुने जाते माननीय हैं। सदस्य। अभी महोदय जी, अभी कुछ दिन पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा केवल गरीब बस्तियों को खाली कराने का नोटिस दिया गया है, जबकि इसी परिधि में कई बड़े पॉश कॉलोनी भी आती हैं। मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी छोटे बड़ों के साथ समान व्यवहार हो। धन्यवाद माननीय सदस्य जी। मुझे 1 मिनट का मौका दें, मैं पहली बार बोल रही हूँ सदन में। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिना छोटे बड़े का भेदभाव किए, बिना आपसी सहमति के
पुनर्वास की व्यवस्था के लिए के बिना कोई अग्रिम कार्यवाही न की जाए। हजारों परिवारों के जीवन मरण का सवाल है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी। Thank you, madam. Madam, this is the practice and rule of the parliament. Then when the parliament session will be going on, the minister will not make any statement outside of the parliament. But unfortunately, one of the minister, Mr. Sukanto Mojumdar, the MOS had made a statement outside of the parliament that the North Bengal will be divided, North Bengal will be taken to another state. माननीय सदस्य विषय पूर्व में भी आ चुका है। धन्यवाद माननीय सदस्य, पूर्व में भी ये विषय आ चुका है, आपके माध्यम से आ चुका है। हो चुका है मैडम, पढ़िए मैडम, पढ़िए। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूं कि जिन सदस्यों का लिस्ट में नाम था लेकिन समय की कमी के रहते नहीं लिया गया, उनको इस हफ्ते मौका देने की कोशिश की जाएगी। बजट पर सामान्य चर्चा, श्रीमती डिम्पल यादव जी। माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव जी। माननीय सदस्य प्लीज, हमारी सम्मानित माननीय सदस्य बोल रही हैं। माननीय सदस्य डिम्पल यादव जी। माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव जी। माननीय सदस्य डिम्पल यादव जी। माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य।